हाय, मैं हूँ एम अंसारी और आपका स्वागत है अपने चैनल एमकेडी क्लासेस में। तो आइए हम प्रश्नावली 1.1 कर रहे थे इंटर के मैथ की। उसका प्रश्न नंबर हमारा 13 चल रहा था, जिसमें वो उसका सेकंड पार्ट है और वो कहता है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुभुजों के समुच्चय को ज्ञात करवा रहा था वो। ज्ञात करवा रहा है कि इस त्रिभुज से संबंधित बहुभुजों का जो समुच्चय है वो कौन से त्रिभुजों का कौन से बहुभुजों का समुच्चय होगा। तो देखो, क्योंकि हमारे पास ये जो दिया है 3, 4, 5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज है। तो जो हमारे पास वो दे रखा है, संबंध दिया है। तो संबंध जो है उसकी बहुभुज की भुजाओं की संख्या पर आधारित है। और ये जो इसमें कितनी भुजाएं दी है त्रिभुज में, 1, 2, 3, 3 भुजाएं दी हैं। तो इससे संबंधित जो हमारे पास बहुभुज होंगे वो कौन से होंगे, त्रिभुज वाले होंगे। मतलब 3 भुजाओं वाले होंगे। तो लिखेंगे हम, चूंकि चूंकि समकोण त्रिभुज चूंकि समकोण में भुजाओं की संख्या 3 है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 1, 2, 3। तो भुजाओं की संख्या 3 है। इसलिए यह त्रिभुज इसलिए यह त्रिभुज इसलिए यह बहुभुज क्या है, बहुभुज दिया है ना, इसलिए ये बहु ये बहुभुज 3 भुजाओं वाला है। तो ये जो बहुभुज है ये कैसा है, 3 भुजाओं वाला है। और उसने क्या दिया था, चूंकि संबंध आर चूंकि संबंध आर बहुभुज की भुजाओं की संख्या पर आधारित है। तो जो हमें संबंध आर दिया था उसने, इसके पहले वाले पार्ट में, वो बहुभुज की भुजाओं की संख्या पर आधारित है। तो इसलिए इस त्रिभुज से संबंधित जो हमारे पास बहुभुज होंगे वो कौन होंगे, समान भुजाओं वाले होंगे। और समान भुजाओं में कौन से आएंगे त्रिभुज में, अगर त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो वो सारे बहुभुज आएंगे इसके समुच्चय में, जिनमें भुजाओं की संख्या 3 हो। तो लिखेंगे, इसलिए इस त्रिभुज से संबंधित बहुभुज कौन से होंगे, 3 भुजाओं वाले होंगे। 3 भुजाओं वाले होंगे। इसलिए इस त्रिभुज से संबंधित ए के सभी अवयवों इसलिए इस त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय क्या होगा, बराबर का समुच्चय सभी त्रिभुजों का समुच्चय
देखो समुच्चय ए क्या दिया था उसने, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। समुच्चय ए उसने दिया था, समुच्चय ए बराबर सभी बहुभुजों का समुच्चय, उसने ये दिया था। और वो पूछ रहा था, क्या कह रहा था, एक 3 4 5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुभुजों का समुच्चय ज्ञात करो। इस त्रिभुज से संबंधित बहुभुजों का हमें समुच्चय ज्ञात करना था। तो चूंकि जो समकोण त्रिभुज दे रखा, समकोण त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 है, हमने संख्याओं को ही क्यों लिया, भुजाओं की संख्याओं, क्योंकि जो हमारे पास समुच्चय था वो समुच्चय भुजाओं की संख्याओं पर आधारित था। तो इसलिए इस बहुभुज में, इसलिए ये जो त्रिभुज दे रखा हम इसे बहुभुज नाम दिए, इसलिए जिनका बहुभुज में 3 भुजाओं वाला है, क्योंकि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 3 है। तो चूंकि समकोण त्रिभुज सॉरी चूंकि संबंध आर बहुभुज की भुजाओं की संख्या पर आधारित है, इसलिए इस त्रिभुज, जो ये त्रिभुज दे रखा है, इसलिए इस त्रिभुज से संबंधित बहुभुज 3 भुजाओं वाले होंगे। क्योंकि उसने जो संबंध आर दिया है वो क्या दिया, बहुभुज की संख्याओं पर आधारित है, कि बहुभुज में कि भुजाओं की संख्या कितनी है। तो बहुभुज में यहाँ पर जो त्रिभुज में है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी आई, 3 है। तो इस त्रिभुज से जो संबंधित बहुभुज होंगे वो कौन से होंगे, 3 भुजाओं वाले होंगे। तो इसलिए लिखेंगे हम आगे को कि इस त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए, जो ये समुच्चय ए रहेगा, इस समुच्चय ए के सभी अवयवों का जो समुच्चय होगा, यानी कि हमने इस समुच्चय में से जितने भी हम सारे बहुभुज लेंगे जो 3 भुजाओं वाले हैं, वो क्या कहलाएंगे, त्रिभुज कहलाएंगे। तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय, तो इस त्रिभुज से संबंधित सभी अवयवों का जो समुच्चय आया है, अगर वो क्या आया है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय आ गया, यही हमारा आंसर है। तो अब प्रश्न नंबर हमारे पास 14 है। उसने क्या कहता है, इसमें उसने दिया है कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, यानी कि जो उसने समुच्चय दे रखा है, एक्स वाई तल में जो स्थित है समस्त रेखाएं, उनका समुच्चय दिया है। अब वो आगे कहता है, संबंध आर उसने दिया है, आर बराबर L1 कोमा L2। यह कहता है कि L1 समांतर है L2 के। L1 और L2 किसको डिनोट कर रही है, रेखा को डिनोट कर रही है। तो L1 रेखा L2 के समांतर है, वो ऐसा कहता है। आगे कह रहा है वो, सिद्ध कीजिए कि संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो देखो संबंध आर तुल्यता संबंध कब होगा, जब वस्तु तुल्य सममित और संक्रामक आएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्वतुल्य के लिए एक्स वाई तल में स्थित प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। तो एक्स वाई तल में स्थित प्रत्येक रेखा क्या होती है, स्वयं के समांतर होती है। जैसे कि हम एक रेखा ये खींच लेते हैं ए और बी, ये रेखा ए बी है, ये स्वयं के समांतर होती है, और हम ये कहेंगे इसके स्वयं के बराबर है, तो हाँ बिल्कुल स्वयं के बराबर होगी। हम इसको दर्शाने के लिए मान लो इसका प्रतिबिंब ले लिया ए बी। तो ये जो रेखा है, हमने इसका प्रतिबिंब ले लेते हैं ए डैश और बी डैश। ये जो रेखा है वो यही रेखा है, हमने अलग अलग करके दिखा दिया। देखो तो ये रेखा जितने कोण पर ये होगी उतने ही कोण पर इसकी ये रेखा होगी, मतलब स्वयं होगी, ये खुद शीशे में दिखाई दे रहा है। मान लो अगर ये कोण 60 डिग्री है तो ये कोण भी 60 डिग्री ही होगा, यानी कि ये खुद स्वयं के समांतर होगी। जितनी अपने आप जिस कोण पर झुकी हुई होगी उतनी ही वो खुद के समान झुकी हुई होगी, यानी कि कोई सी भी रेखा स्वयं के बराबर भी होती है, स्वयं के समांतर भी होती है। तो हर चीज, ये देखा ही नहीं है, हर चीज मान लो मैं हूं तो मेरी लंबाई स्वयं के बराबर होगी, ऐसे ही है समांतर होने की कंडीशन है, तो स्वयं के समांतर होती है प्रत्येक रेखा। तो लिखेंगे इसलिए रेखा L1 स्वयं के समांतर
होगी। इस लाइन का मतलब यही तो है, या करके लिख दूं मैं L1 L1। अब ये किसका, R का, तो क्या कहलाएगा, इसलिए संबंध R स्वतुल्य है। संबंध R क्या है, स्वतुल्य है। अब लिखेंगे हम संक्रामक के लिए, तो सॉरी सममित के लिए, सममित के लिए, तो सममित के लिए सबसे पहले क्या होगा, देखो उसने दिया है क्या, L1 समांतर है L1 समांतर है L2 की, ये तो उसने दी है लाइन, लिख दो दिया है, तो L2 समांतर होगा L1 के, इसके द्वारा, तर्क द्वारा या तर्क शक्ति द्वारा, हमने दिमाग द्वारा क्या काम करा, अब हमने नाम दिया पहले L2 का। जैसे कि हमारे पास ये दो रेखाएं हैं, मान लो ये AB रेखा और ये CD रेखा, तो ये रेखा इसके समांतर है। हमने पहले नाम दे दिया L1 का कि L1, और ये L2, L1 रेखा L2 के समांतर है। समांतर का मतलब होता है कि इसकी दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए, क्या कितनी भी लंबी रेखाएं हो, तो L1 L2 के समांतर है, ये तो उसने दिया है। अगर मैं पहले अब इस नाम इसका ले दूं L2, L1 के समांतर है, तो बात तो यही कही जा रही है, तो L2 समांतर होगी L1। तब कैसे करते दिया, यानी हमने अपने दिमाग से अब पहले उसका नाम दिया है, बात सही लग रही है। तो क्या लिखेंगे, अब इस लाइन का मतलब यही तो है, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं L1 L2, अब यह है R का, और इस लाइन का मतलब यही तो है L2 L1, अब यह है किसका, R का, इसलिए संबंध R क्या होगा, सममित है, क्योंकि L1 L2 से संबंध रखती है, और L2 L1 से संबंध रखता है, तो इसलिए संबंध R क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा, और सममित कहलाएगा। अब लिखेंगे हम संक्रामक के लिए, तो देखो संक्रामक के लिए क्या होगा, संक्रामक के लिए उसने क्या दिया, मान लो जैसे हमारे पास ये तीन रेखाएं हैं, 1 2 3, L1 L2 और L3, तो उसने L1 समांतर है L2 की, ये तो उसने दिया है L1 रेखा L2 के समांतर है, ये तो उसने दी है। हम तीसरी मान लेंगे, इस वजह से इससे वाली रेखा को क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना रेखा L1 सॉरी L2, क्या लेंगे हम पहले L2, क्योंकि L2 L3 के समांतर है, L2 समांतर है L1 की, ये हमने मान ली है, तो जाहिर सी बात है जब L1 L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 L3 के समांतर होगा, मान लो इसे मिटा दो बीच में, तो ये रेखा इसके समांतर होगी, इनके बीच का गैप भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि बीच वाली रेखा का गैप दोनों के बराबर था। तो लिखेंगे तो L1 समांतर है L3, L3 के समांतर है, ये किसके द्वारा, तर्क शक्ति द्वारा, क्योंकि हम तर्क लगाया, तर्क शक्ति द्वारा, दिमाग लगाया, तर्क शक्ति द्वारा। इस लाइन का मतलब यही तो हुआ कि L1 L2, अब यहाँ पे किसका, R का, और इस लाइन का मतलब यही तो है
L2 कोमा L3। अब यहाँ पे किसका L2 कोमा L3, सॉरी यहाँ L3, L3 ये समांतर है, सॉरी L2 कोमा L3। अब यहाँ पे किसका R का, और इस लाइन का मतलब क्या है L1 कोमा L3। अब यह है किसका R का। तो देखो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, तीन रेखाएं होनी चाहिए, L1 L2 के समांतर है, वो तो उसने दिया है। हमने मान लिया कि माना L2 L3 के समांतर है, यानी कि L2 जो है L3 से संबंध रखता है, तो L1 को L3 से संबंध रखना चाहिए। तो L3 रेखा संबंध रख रही है क्या कि L1 L3 संबंध है किसका, किसका R का। क्यों, क्योंकि L1 रेखा L2 के समांतर थी और L3 रेखा L2 के समांतर थी, तो L1 L3 के समांतर होगी, तो यानी कि L1 L3 अवयव है R का। इसलिए संबंध R क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा, संक्रामक है। अब हम आगे क्या लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या क्या रखा, R एक तुल्यता संबंध लिखेंगे, अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये प्रश्न नंबर हमारे पास छोटा हो गया है पहला पार्ट। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करते हैं। अब प्रश्न नंबर 14 का हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड देखो, अब उसने इससे पहले क्या कहा था कि एक्स वाई तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है और संबंध R L1 L2, यह कहता है L1 समांतर है L2 के। अब वो सेकंड पार्ट में उसने रेखा दी है और इस रेखा से संबंधित रेखाओं का समुच्चय को पूछ रहा है, इस रेखा से संबंधित रेखाओं का समुच्चय है वो क्या होगा। तो देखो लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि
प्लस 15 के है उसने दिया है समुच्चय 1,2,3,4 और संबंध आर 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 3,2 तो पूछता है कि संबंध स्वतुल्य सममितीय संक्रामक है क्या क्या है। पहला ऑप्शन दिया है उसने आर स्वतुल्य है, वह स्वतुल्य तथा सममित है, संक्रामक नहीं है, तो हम चेक कर लेंगे आर स्वतुल्य सममित संक्रामक क्या क्या है। तो देखो यहाँ से यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक अवयव है, तो 1,1 होना चाहिए स्वतंत्र के लिए है, 2,2 है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है। तो 8 स्वतंत्र तो हो गया। अब सममित के लिए देखेंगे हम, एक संख्या 2 से संबंध रखती है तो क्या 2 1 से रखती है? नहीं। अगला चेक करके देख लेते हैं, 1 3 से रखती है तो क्या 3 1 से रखती है? नहीं, कहीं भी नहीं दिया। 3 2 से रखती है क्या? 2 संख्या 3 से संबंध रखती है? नहीं, ऐसा अवयव है ही नहीं, तो ये सममित तो है नहीं। क्या हो गया हमारे पास? स्वतुल्य हो गया। अब संक्रामक के लिए चेक कर लेते हैं। संख्या 1 2 से संबंध रखती है, संख्या 2 संख्या 1 2 से संबंध रखती है, तो क्या संख्या 2 किसी अन्य से संबंध रख रही है? नहीं। तो देखो अब हम कुछ और देखते हैं। संख्या 1 3 से संबंध रखती है और संख्या 3 2 से संबंध रखती है, यानी कि संख्या 1 ये a कोमा b आ गया और b c से संबंध रखती है, तो संख्या 1 को 3 से संबंध रखना चाहिए, यानी कि 1 कोमा 2 अवयव होना चाहिए। तो 1 कोमा 2 अवयव हमारे पास ये है, तो इसका मतलब क्या है? संबंध R जो है स्वतुल्य और संक्रामक है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे स्वतुल्य और संक्रामक कौन सा संबंध है। स्वतुल्य और संक्रामक ये संबंध है, तो इसका आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या कहते हैं। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 16 क्या है? उसने दिया है समुच्चय बराबर n में। n क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया है समुच्चय। और संबंध R क्या दिया है? a कॉमा b ये कहता है a का जो मान है a बराबर है b माइनस 2, यानी कि a का मान b माइनस 2 के बराबर होगा और b का मान हम 6 से बढ़ा लेंगे। तो जिस 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 ऑप्शन में 6 से बड़ा मान है उसको हम रख लेंगे, बाकी सबको कट कर देंगे। वो कहता है इसमें से कौन सा आंसर है? देखो b का मान 4 है, ये तो हो नहीं सकता। अब b का मान यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ 7 है, तो हम इन ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखो b का मान हम सबसे पहले इसमें 8 लगा के देखते हैं, a बराबर b की जगह 8 मान है, b माइनस 2 बराबर कितना आ गया? 6। तो यानी कि b बराबर हम क्या मान लगाए? हमारे पास देखो समीकरण में क्या दिया है? a बराबर b माइनस 2, हमने b का मान लगाया 8, तो a का मान कितना आ गया? 6 आ गया हमारे पास। b का मान 8 लगाने पर a का मान 6 आया। क्या ऐसा ऑप्शन है इसमें? देखो ये 3 को 8 है, ये तो होगा नहीं, यानी कि 6 का मान a का मान 6 है और b का मान 8, तो ऐसा ऑप्शन आना चाहिए। 6,8 है, ये हमारे पास राइट आंसर हो गया। अगर हम 7 लगाते तो क्या 8 आया था? एक बार चेक करके देख लेते हैं। a बराबर b का मान 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यानी कि 2 मान b के मान से कम है। और यहाँ पर x का मान क्या आ रहा है? a का मान जो आ रहा है वो 7 से बड़ा आ रहा है, यानी कि 7 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर भी। तो इन दोनों ऑप्शन में एक था, वो क्या था? 6,2। तो देखो ये हमारे पास प्रश्न नंबर 16, ये प्रश्न वाली 1.1 कंप्लीट हो गई है। ये प्रश्नावली हमारे पास 1.1 थी। तो ये